चीनी राजदूत ने आखिरकार क्यों कहा कि अब जो है भारत और चीन के बीच में संबंध ठीक हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत भी कोशिश कर रहा है और भारत ने अपनी सेना को एक बड़ी खुली छूट दी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीनी राजदूत जू फियोंग ने हाल ही में कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान भारत चीन संबंधों के भविष्य को लेकर आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच हजारों वर्षों की सभ्यता का इतिहास है और अधिकांश समय में इनके बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भारत और चीन के बीच संबंध बेहतर और बेहतर होंगे। इसके साथ ही उन्होंने 2020 में निलंबित प्रत्यक्ष उड़ानों के जल्द शुरू होने की भी आशा व्यक्त की है। ये बयान चीन बीच संबंधों में सुधार और सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम को दर्शाता है। भारत और चीन के बीच संबंधों का इतिहास प्राचीन काल से चला आ रहा है, ये बात तो जरूर सही है। प्राचीन सिल्क रोड हो, बौद्ध धर्म का प्रसार हो, आधुनिक काल में पंचशील सिद्धांत हो, 1962 का भारत चीन युद्ध हो या फिर हाल के वर्षों में तनाव और सुधार हो, हर दृष्टिकोण से हम जुड़े हुए ही हैं। चीनी राजदूत फियोंग ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अच्छे पड़ोसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण सहमति बनाई है। दोनों देश साल 2020 में बंद पड़ी प्रत्यक्ष उड़ानों को फिर से शुरू करने पर काम कर रहे हैं। इससे पहले कोविड-19 महामारी और सीमा तनाव के कारण ये उड़ानें निलंबित कर दी गई थी। साल 2025 में भारत चीन के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है, जिसे दोनों देश एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। प्रत्यक्ष उड़ानों का फिर से शुरू होना न केवल व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संपर्क को भी मजबूत करेगा। वैसे आपको बता दूं, जहां तक बात है अमेरिका की, तो अमेरिका और चाइना के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच अब केवल साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि भू राजनीतिक और आर्थिक हितों से भी प्रेरित है। ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों ने शीत युद्ध के दौरान दूरी बनाई, लेकिन 21वीं सदी में रणनीतिक साझेदारी विकसित हुई। ट्रंप की नीतियों और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति ने हाल के सालों में तनाव पैदा किया है, लेकिन चीन के खिलाफ साझा चिंताएं दोनों देशों को एक साथ लाती हैं। भविष्य में भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए अमेरिका के साथ संतुलित संबंध बनाना होगा। हाल ही में देखने को मिला है कि भारत ने चीन द्वारा दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में नई आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। ये चुंबक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, नवीनीकरण वगैरह में जरूरी होता है। चीन जो वैश्विक स्तर पर 70% दुर्लभ पृथ्वी खनन और 90% आपूर्ति पर कंट्रोल रखता है, अप्रैल 2024 में इन चुंबकों के निर्यात पर कड़े नियम लागू किए हैं। भारत ने इस संकट से निपटने के लिए 5 देशों वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका और रूस के साथ आपूर्ति की चर्चा शुरू की है, जिसमें 45 से 60 दिनों के समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके साथ ही भारत ने अपने स्वदेशी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और दीर्घकालिक भंडारण की योजना पर भी काम शुरू किया है। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और चुंबकों पर चीन का प्रभुत्व कोई नई बात नहीं है। ये प्रभुत्व 1990 के दशक से शुरू हुआ, जब चीन ने इन तत्वों के खनन और प्रोडक्शन में अपनी स्थिति मजबूत की। भारत और विश्व के अन्य देशों के लिए ये एक रणनीतिक चुनौती रहा है। एक ऐतिहासिक उदाहरण है, साल 2010 में चीन और जापान के बीच सेनकाकू द्वीप पर क्षेत्रीय विवाद के दौरान चीन ने जापान को दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का निर्यात 7 सप्ताह के लिए पूरी तरह से रोक दिया था। उस समय जापान की ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो इन तत्वों पर निर्भर थी, उनको भारी नुकसान हुआ। उदाहरण के लिए टोयोटा और होंडा जैसी कंपनियों को उत्पादन में देरी का सामना करना पड़ा। इस घटना ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की चीन पर निर्भरता को उजागर किया और कई देशों को वैकल्पिक स्रोत तलाशने के लिए प्रेरित किया। जापान ने इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में खनन परियोजनाओं में निवेश शुरू किया। भारत ने भी इस घटना से सबक लिया और अपनी खनन और प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने पर विचार शुरू किया, हालांकि प्रगति धीमी रही। अप्रैल 2024 में चीन ने 7 प्रमुख दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे टर्बियम, ल्यूटेशियम, स्कैंडियम और चुंबकों के निर्यात पर कड़े नियम लागू किए। निर्यातकों को विशेष लाइसेंस और अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता है सुनिश्चित की गई। ये सामग्री सैन्य और रक्षा प्रोडक्शन के लिए उपयोगी नहीं है। भारत के लिए कई शिपमेंट को अस्वीकार कर दिया गया, जबकि जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों को कुछ अनुमतियां दी गई। भारत ने वित्त वर्ष 2024 में 460 टन दुर्लभ पृथ्वी चुंबक आयात किए, जिनमें से अधिकांश चीन से आए। इस वर्ष ये आंकड़ा 700 टन तक पहुंचने की उम्मीद है। ये चुंबक इलेक्ट्रिक वाहनों के मोटर्स, ब्रेक
ब्रेकिंग सिस्टम और पावर स्टीयरिंग के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता जैसे बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी ने चेतावनी दी है कि जून 2025 के अंत तक चुंबक आपूर्ति समाप्त होने पर प्रोडक्शन पूरी तरीके से ठप हो सकता है। विशेष रूप से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेक्टर, जो दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंधों पर कम निर्भर है, सबसे अधिक प्रभावित होगा। भारत की प्रतिक्रिया की बात करें, भारत ने वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका और रूस के साथ आपूर्ति की बातचीत शुरू की है। हालांकि वियतनाम में 90% चुंबक घरेलू उपयोग के लिए हैं और इंडोनेशिया में चीनी प्रभाव चिंता का विषय है। अमेरिका और रूस से आपूर्ति 60 दिन तक का समय लग सकता है। हैदराबाद की मिडवेस्ट एडवांस मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड अगले 6 महीनों में निम्बोडियम का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करेगी, जिसकी क्षमता 500 टन प्रति है। भारत रेयर अर्थ लिमिटेड और कच्चा माल प्रदान करेगी। दीर्घकालीन 2030 तक 5000 टन प्रति वर्ष उत्पादन का लक्ष्य है। भारतीय दूतावास बीजिंग में चीनी वाणिज्य मंत्रालय के साथ बैठक की व्यवस्था कर रहा है ताकि भारतीय उद्योग प्रतिनिधिमंडल निर्यात मंजूरी में तेजी ला सके। भारत सरकार प्रोत्साहन योजनाएं भी चला रही है। मौजूदा स्टॉक जून 2025 तक खत्म हो सकता है, जिसमें ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में उत्पादन रुक सकता है। भारत के पास 6.9 मिलियन टन दुर्लभ पृथ्वी खननार है, लेकिन निजी निवेश और प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण ये क्षेत्र अविकसित है। भविष्य में भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा और काबिल को और भी ज्यादा आगे बढ़कर जगह जगह पर ढूंढना होगा। वैसे आपको बता दूं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से यह संदेश देने की कोशिश की कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को दिल्ली अब बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती खुलकर सामने आई। चीन और पाकिस्तान को हर तरह से मदद दे रहा है, उसे हथियार दे रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में उसे समर्थन दे रहा है, जिससे भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। चीन और पाकिस्तान के इस गठबंधन का साफ मकसद है भारत के विकास की रफ्तार को रोकना और इसके लिए ड्रैगन बिच्छू का इस्तेमाल कर रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस के रिपोर्ट के अनुसार 2020 के बाद पाकिस्तान ने अपने 81% हथियार चीन से खरीदे हैं, जिनमें आधुनिक फाइटर जेट्स, रडार, नौसेना के जहाज, मिसाइल सिस्टम, पनडुब्बियां रही हैं। पाकिस्तान के कुल 85% हथियार अब चीनी है। हालिया संघर्ष के दौरान भी चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलें दी, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने J-10C लड़ाकू विमानों में इंटीग्रेट कर भारत के खिलाफ किया था। ये पहली बार था जब इन मिसाइलों का इस्तेमाल युद्ध में किया गया। भारत को पंजाब में एक PL-15E मिसाइल मिली। इससे भारत को इस मिसाइल के बारे में जानकारी मिली। अब भारत इस मिसाइल से निपटने के लिए उपाय कर रहा है। जापान भी इस मिसाइल के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि उसके चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं है। पाकिस्तान का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी देश जो हथियार बनाता या खरीदता है, वो देखना चाहता है कि युद्ध में उसका प्रदर्शन कैसा रहता है। टेस्ट और अभ्यास हथियारों की क्षमताओं के बारे में बताते हैं, लेकिन असली परीक्षा तो युद्ध में होती है। चीन पाकिस्तान को सिर्फ हथियार ही नहीं दे रहा है, बल्कि उसे आगे बढ़कर मदद भी दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन पाकिस्तान के आतंकी समूहों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचाता है। वो इन समूहों को वैश्विक खतरा घोषित नहीं होने देता है। पहलगाम आतंकी हमले के ठीक 3 दिन बाद चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया और यूएनएससी के बयान को कमजोर कर दिया। यूएनएससी के अंतिम बयान में आतंकी संगठन TRF का कोई जिक्र नहीं था। TRF लश्कर-ए-तैयबा का ही एक हिस्सा है और उसने सिर्फ अपना नाम बदल लिया ताकि अंतर्राष्ट्रीय जांच से बचा जा सके। चीन हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन भी करता है। भारत को रोकने की सोच इनकी काफी पुरानी है, अभी तक सफल नहीं हो पाई है, लेकिन ये बार बार कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के